सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करने जा रहे हैं तो नई लिमिट के बारे में जरूर जान लें। कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आपको ना आ जाए। सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से लिमिट में बदलाव किया गया है। अगर अब आप पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में चाहे पोस्ट ऑफिस हो या फिर बैंक में अगर खाता खुलवाते हैं और पैसा जमा करते हैं तो पैसा जमा करने के लिए क्या लिमिट यहां पर रखी गई है, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी स्कीम है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आपकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा है, आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, महिला है, पुरुष है, सभी लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। 8.2% का ब्याज आपको मिलता है। मिनिमम 1000 रुपए से आप खाता खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख रुपया इसमें आप जमा कर सकते हैं। 5 साल की इसमें मैच्योरिटी होती है और जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं आप खुलवा सकते हैं। सभी अकाउंट को मिलाकर 30 लाख रुपए तक का आप डिपॉजिट कर सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉ अगर आपको इसमें करवाना है तो 1 साल से पहले अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं कोई ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। अगर गलती से ब्याज दे दिया 1 क्वार्टर का, 2 क्वार्टर का, तो उस केस में आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से रिकवर कर लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 साल से पहले कभी भी इसमें प्री मैच्योर विड्रॉ ना करें। हो सके तो 12 महीने के बाद ही इसमें प्री मैच्योर विड्रॉ आपको करना चाहिए। अच्छा, 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में अगर आप पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं तो 1.5% आपके अमाउंट का, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 1.5% काट के बाकी का पैसा आपको दे दिया जाता है। यानी 30 लाख रुपए आपने जमा किया है तो उसमें से 1.5% 45,000 काट के बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो 1% यानी 30,000 रुपया काटा जाता है। 5 साल की मैच्योरिटी के बाद अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 3-3 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम कितनी बार भी आप एक्सटेंड कर पाएंगे, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो ब्याज आपको एक्सटेंडेड अकाउंट पर मिलेगा वो वही ब्याज होगा जो आपको मैच्योरिटी के टाइम दिया जाएगा। यानी मैच्योरिटी के टाइम में जो ब्याज होगा वही ब्याज आपको एक्सटेंडेड अकाउंट के टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है आपने अकाउंट खुलवाया था कब और ब्याज जो है वो आपको आने वाले एक्सटेंडेड अकाउंट पर भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, डेथ के बाद आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और अगर आपने अकाउंट बंद करने में देरी करी तो फिर 4% का पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज दिया जाएगा। उस केस में आपको 8.2% सीनियर सिटीजन का ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। इसका ब्याज आपके लिए टैक्सेबल होता है, टीडीएस भी कटता है अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा, टीडीएस बचाना है तो नया फॉर्म जारी किया गया है 1 अप्रैल 2026 से, फॉर्म 121। इसको जाकर आपको पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जहां पर भी आपका खाता है वहां पर आप जमा कर सकते हैं और अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। 5 साल की मैच्योरिटी के साथ ये स्कीम आती है जिसमें 8.2% का ब्याज मिलता है। यानी कि अगर आपने 30 लाख रुपए इसमें जमा किया है तो कुल 5 साल में आपको 12,30,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। ये ब्याज आपको क्वार्टरली बेसिस पर दिया जाता है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इन 4 क्वार्टर पे आपको 61,500 रुपए दिए जाएंगे। यानी मंथली की बात करें तो 20,500 आपको हर महीना इसमें मिल जाता है। तो एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन सभी यहां पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सरकार ने रिस्ट्रिक्शन रखे हैं। इसमें निवेश करने से पहले आप जो 30 लाख रुपया जमा कर रहे हैं ये 30 लाख के लिए यहां पर लिमिट दी गई है। अगर आप कैश में करते हैं या ऑनलाइन मोड से करते हैं तो वहां पर आपके लिए फ्री है। आप 30 लाख रुपया कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, लेकिन आपको सोर्स वहां पर बताना होगा। और कैश में क्या लिमिट है इसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि यहां पर आपके पास क्या क्या सोर्स जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। पूरी प्रॉपर मैं लिस्ट आपको बता देता हूं जिसके तहत आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, अब तक इसको किसी ने भी डिस्कस नहीं किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है क्योंकि ये आपके पैसों का मामला है, ये आपके इन्वेस्टमेंट का मामला है। यहां पर अगर आप गलती करोगे तो आपको नुकसान भारी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, कई लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज निवेदन है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक नया हाइप का बटन आया है उसको भी करें ताकि वीडियो और लोगों तक आगे पहुंच सके। सबसे पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि आज के वीडियो के अंदर हम टॉपिक क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए। यहां पर सबसे पहले जानेंगे सोर्स कौन से एक्सेप्टेबल है। यानी कि अगर आप निवेश करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो पैसा कहां से आप लाते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको कहेगा यस हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।
अच्छा, कैश डिपॉजिट लिमिट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैश डिपॉजिट को लेकर कई लोगों के सवाल होते हैं कि भाई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। आज उसकी भी क्लैरिटी आपको दे देंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे यहां पर आपके सोर्स को वेरीफाई करता है। जो भी सोर्स आप डिक्लेयर कर रहे हैं इसको पहले से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरीफाई कर लेता है। कैसे करता है वो भी जानेंगे। अच्छा, कौन से ट्रांजैक्शन है जहां पर इनकम टैक्स की नोटिस ट्रिगर हो सकती है। इसी के साथ अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, एफडी मैच्योरिटी का पैसा आ रहा है, रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा आ रहा है, या पुरानी सेविंग बैलेंस अगर आपका पड़ा हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग ये जो सोर्स है क्या ये एक्सेप्टेबल है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के इन्वेस्टमेंट को क्या हमें आईटीआर में दिखाना मैंडेटरी होता है। आज उसके बारे में भी जानकारी देंगे, इसके रिगार्डिंग भी नई अपडेट आई है। और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं सोर्स प्रूफ करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन से एक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ फंड जो है वो आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास सेविंग अकाउंट का अगर बैलेंस है तो वो आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट के मैच्योरिटी का पैसा है, जो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, अगर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ उसके बाद जो भी पैसा आपका है वो भी आप इसमें निवेश कर पाएंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट ये एक 100% सिक्योर बेनिफिट माना गया है, 100% सेफ यहां पर सोर्स माना गया है। अगर आपको ग्रेच्युटी से, लीव एनकैशमेंट से, प्रोविडेंट फंड से पैसा आया है, या पेंशन से आया, लमसम पेंशन, सुपर एनुएशन, डेथ ऑफ ग्रेच्युटी, वॉलंटरी रिटायरमेंट अमाउंट वीआरएस अगर आपके पास आया है, तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपको अलाउ कर देता है। ये 1% 100% जो सोर्स है वो सिक्योर माना गया है। अच्छा, इसके लिए प्रॉपर टाइम लिमिट दी गई है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको निवेश करना होगा। अगर आप 50 या 55 की एज वाले हैं, यानी कि अगर आप रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय हैं, तो 55 साल के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हैं, सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट की बात कर रहे हैं, तो उसके इसमें 3 महीने का टाइम पीरियड होता है जब से आपको रिसीव हुआ है। और अगर आप डिफेंस के एम्प्लॉय तो 50 साल की एज में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये 3 महीने का टाइम निकल गया तो उस केस में आपको वेट करना पड़ेगा। 60 साल के बाद ही आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अच्छा, प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है, चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई, प्लॉट बेचा है, फ्लैट बेचा है, लैंड बेचा है, शेयर बेचे, म्यूचुअल फंड बेचा है, तो वो भी पैसा आप इसमें लगा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी का पैसा आया वो भी लगा सकते हैं। कैश डिपॉजिट, इसके रिगार्डिंग पॉइंट 2 में हम डिस्कस करेंगे कितना कैश डिपॉजिट आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं, जिससे यहां पर इन्वेस्टमेंट में भी कोई दिक्कत ना आए, इनकम टैक्स की नोटिस में कोई दिक्कत ना आए। विल इनहेरिटेंस गिफ्ट से अगर आपको पैसा मिला है रिलेटिव से, मदर, फादर, स्पाउस, चिल्ड्रन, ये भी आप पैसा डाल सकते हैं। बिजनेस सेविंग हो गया, पास्ट सेविंग हो गई, इनकम हो गई, आपकी पास्ट इनकम है, या फिर अदर इन्वेस्टमेंट जैसे मैच्योरिटी का पैसा है, पीपीएफ की मैच्योरिटी का पैसा आया आपने डाल दिया, एनएससी का, केवीपी का पैसा आ गया तो आपने डाल दिया। तो ये हमने बताया आपको एक्सेप्टेबल सोर्स ऑफ फंड जो आप निवेश कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश डिपॉजिट कितना कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अब तक इसके बारे में किसी ने भी डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। कैश डिपॉजिट की बात करें तो मैक्सिमम कितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। 30 लाख रुपया आप निवेश कर सकते हैं सभी सीनियर सिटीजन अकाउंट को मिलाकर। मिनिमम की बात करें तो 1000 रुपया आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वन टाइम डिपॉजिट इन वन सीनियर सिटीजन अकाउंट, यानी सिंगल डिपॉजिट कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने एक अकाउंट खुलवाया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आप दूसरा अकाउंट खुलवाते हैं, आप कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन एक अकाउंट खुलवाएंगे जिसके अंदर या तो आप 5 लाख जमा कर पाएंगे, 10 लाख जमा कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इंस्टॉलमेंट में या मल्टीपल टाइम जो है वो डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सिंगल डिपॉजिट आप कर सकते हैं, एक बार ही आपको जमा करना है, लमसम पैसा आपको एक बार में डालना है। तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। कंडीशन दी गई है वन टाइम डिपॉजिट सीनियर सिटीजन अकाउंट के अंदर। अब दूसरी लाइन और भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो दूसरा पॉइंट है ये हमने लिया है पैसा बाजार के आर्टिकल से। अब देखिए, पैसा बाजार आर्टिकल है, एक वेरीफाइड आर्टिकल है जिससे हमने ये लिया हुआ है। आप खुद भी इस पर जो है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है कि भाई कैश डिपॉजिट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते एक समय पे। यानी एक अकाउंट अगर है तो ऐसा तो नहीं है कि भैया 30 लाख रुपए आपको जमा करना है तो 30 अकाउंट खुलवा दो, 1-1 लाख रुपए सब में डाल दो, तो इतने सारे अकाउंट कैसे मेंटेन करोगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा,
1 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते एक समय पे, यानी एक अकाउंट खुलवा सकते हैं और एक को अकाउंट खुलवाएंगे उसमें एक बार ही आप पैसा डाल पाएंगे, फिर वापस आपको नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर वापस नया पैसा डालना पड़ेगा। 30 लाख तक आप ऐसा कर सकते हैं। कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो लिमिट दी गई है। कैश में आप 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। 1 लाख से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उसके इसमें चेक, डीडी, ऑनलाइन ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, अकाउंट डेबिट होगा आपके पोस्ट ऑफिस से या तो अदर बैंकिंग मोड से आप कर सकते हैं, लेकिन कैश में आप नहीं कर पाएंगे। 1 लाख से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे नीचे कमेंट में करेक्ट जरूर करिएगा। ये मैंने वेबसाइट से लिया है, आप प्रैक्टिकली अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे 75,000 रुपया इन कैश आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 5 लाख रुपया, 20 लाख रुपया निवेश करना है एक खाते में, तो वहां पर आप 1 लाख से ज्यादा कैश में नहीं कर सकते। आपको यहां पर जो है वो चेक से, बैंक ट्रांसफर से या ड्राफ्ट से, डीडी से, कैश में नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और लिमिट मैं आपको बता दूं, जो नई लिमिट 1 अप्रैल से लागू करी गई है। कई लोग सेविंग अकाउंट से जो वो ट्रांसफर करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। पैन कार्ड में आप सेविंग अकाउंट में अगर कैश डिपॉजिट करते हैं तो 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, और पैन कार्ड नहीं है जिनके पास, आधार कार्ड है, 5 लाख से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो सेविंग अकाउंट में रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप पैन कार्ड के थ्रू कर रहे हैं 10 लाख का रेस्ट्रिक्शन है, पैन कार्ड नहीं होने पे 5 लाख का रेस्ट्रिक्शन है। 5 लाख से ज्यादा अगर आप करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपको नोटिस आ सकती है। ये 1 लाख की लिमिट रेस्ट्रिक्शन रखी गई है, 1 लाख से ज्यादा कैश जमा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिपार्टमेंट कैसे वेरीफाई करेगा हमारा सोर्स। अगर डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा हमारे पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, आइए बताते हैं। डिपार्टमेंट 3 तरीके से ट्रैक कर सकता है। एक तो आपने अगर क्लेम किया है ओल्ड टैक्स रिजीम में 1.5 लाख रुपया एटीसी में, तो डिपार्टमेंट ट्रैक कर लेगा कि आपने वहां पर पैसा जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, इंटरेस्ट अगर आपका 1 लाख से ज्यादा होता है सभी पोस्ट ऑफिस की स्कीम को मिलाकर, तो वहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा आपने निवेश किया है। अच्छा, आप इंटरेस्ट जो है वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में भी तो डिक्लेयर करते हैं, तो वहां से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकता है। मान लीजिए 2,46,000 रुपया आपने लिखे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यहां पर 8.2% डिवाइड होगा तो 30 लाख रुपया आपने निवेश किया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करने में लग जाएगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से मैच करने की कोशिश करेगा, पिछले सालों की आईटीआर देखने की कोशिश करेगा, क्या आपने कोई कैपिटल गेन डिक्लेयर किया है हाई अमाउंट का, हाई वैल्यू का, पेंशन, सैलरी, इंटरेस्ट इनकम तो नहीं थी आपकी, कहीं कैश डिपॉजिट हिस्ट्री तो नहीं थी आपकी। अगर कुछ भी मिसमैच हुआ तो रेड फ्लैग यहां पर जनरेट कर दिया जाएगा। कई बार लोग क्या करते हैं, एनुअल इनकम होती है 3 लाख की, लेकिन इन्वेस्टमेंट किया आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 20 लाख रुपए, आपसे सोर्स मांगा जा सकता है, नोटिस भेजी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो सोर्स चेक भी नहीं करता, सीधे नोटिस भेज देता है जैसे ही उसे पता चलता है आपने इतना हाई वैल्यू का इन्वेस्टमेंट किया है। कई बार पोस्ट ऑफिस, बैंक भी यहां पर जो है, कई बार आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, तो वो भी रिपोर्ट कर देती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मान के। अच्छा, अनएक्सप्लेन कैश इन्वेस्टमेंट अगर आपका रहा तो टैक्स पेनल्टी 1 अप्रैल से ली जाएगी। 117%, 30%, 25% सरचार्ज, 4% सेस और 200% पेनल्टी के साथ। डिपार्टमेंट और भी तरीके से चेक कर सकता है आपके सोर्स, जैसे प्रॉपर्टी अगर आपने कोई बेची है, एफडी आपकी मैच्योर हुई है, आपने शेयर मार्केट के रिडम्पशन बेचे हैं, म्यूचुअल फंड बेचा है, इंश्योरेंस मैच्योरिटी का पैसा आया आप एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आपको मिला है, तो कई तरीके के सोर्स हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखना चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सीधा नोटिस भेजती है, आपकी इनकम 3 लाख है, आपने 30 लाख रुपए निवेश किया है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो नोटिस ट्रिगर कर सकते हैं। अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट अगर हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, तो क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है आइए समझते हैं। अगर आपने बैंक में लार्ज डिपॉजिट किया है जो आपकी इनकम से मैच नहीं कर रहा है, आपकी इनकम है 3 लाख रुपया लेकिन डाल रहे हो आप 50 लाख रुपया, नोटिस यहां पर आ सकती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर कोई भी सोर्स नहीं है, डॉक्यूमेंट आपके पास, रिस्क यहां पर आपका बढ़ जाता है। कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो स्क्रूटनी होने के चांस यहां पर ज्यादा हो सकते हैं। अगर 10 लाख से ज्यादा या पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख से ज्यादा अगर किया है तो यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। लोन अगर आपने लिया है, फ्रेंड से लिया है, रिलेटिव से लिया है, प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है, लोन का एग्रीमेंट नहीं है, पैन नहीं है, प्रॉपर बैंक की जो डेबिट क्रेडिट एंट्री है वो नहीं है, तो उस केस में यहां पर नोटिस ट्रिगर हो सकती है। गिफ्ट अगर आपने रिसीव किया है विदाउट गिफ्ट डीड, डोनर की कैपेसिटी नहीं थी, तो वहां पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। प्रॉपर्टी अगर आपने परचेस करी है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो बिना आपने कोई भी विड्रॉल करे हुए आपकी इनकम मैच नहीं कर रही है, फिर भी आप इतनी हाई वैल्यू की प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं,
वहां पर आपको नोटिस आ सकती है। मल्टीपल स्मॉल डिपॉजिट अगर आप करते हैं रिपोर्टिंग बचाने के लिए, या कैश अगर आपको मिलता है बैंक में लॉकर में लेकिन उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास, कैपिटल गेन आपने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया, आपने प्रॉपर्टी बेची है, शेयर्स बेचे हैं, या एआईएस टीआईएस में अगर मिसमैच है, तो ये सबसे मेजर रेड फ्लैग होता है। अच्छा, लो इनकम है, जिन लोगों का हाई इन्वेस्टमेंट है, यहां पर भी आपको नोटिस आ सकती है। अगर आपने कैश में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एफडी में निवेश किया है तो हाई रिस्क है, यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है, तो हमेशा बैंक ट्रांसफर से करें, वरना इन सभी केसेस में आपको नोटिस आने के चांस हो सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी बेची है, एफडी मैच्योर हुई है, रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, सेविंग का बैलेंस मिला है, क्या ये सोर्स एक्सेप्टेबल है? आइए समझते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो ध्यान रखिएगा हमेशा बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही आपको यहां पर ट्रांजैक्शन करने हैं, क्योंकि 20,000 रुपए से ज्यादा ना ही आप प्रॉपर्टी का पैसा ले सकते हैं, ना ही किसी को वापस दे सकते हैं। तो 20,000 से ज्यादा आपको कैश में नहीं करना है। जो भी कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, प्रॉपरली इसको कैलकुलेट करें, आईटीआर में रिपोर्ट करें, जो भी टैक्स आ रहा है, एग्जम्पशन आ रहा है, उसे प्रॉपर क्लेम कर सकते हैं। सेल डीड आपके पास होनी चाहिए, बैंक की क्रेडिट एंट्री, डेबिट एंट्री सारी होनी चाहिए, और कैपिटल गेन की वर्किंग आपके पास होनी चाहिए। एफडी रिसिप्ट की बात करें तो यहां पर आपके पास एफडी अगर मैच्योर है, एफडी बनवाई है, तो एफडी की रिसिप्ट कॉपी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट अगर आपका टैक्स हो रहा है, टीडीएस कट रहा है, तो प्रॉपर यहां पर आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करें तो बेस्ट और सेफेस्ट सोर्स माना जाता है रिटायरमेंट ऑर्डर हो सकता है आपके पास, सेटलमेंट स्टेटमेंट हो गया, बैंक क्रेडिट प्रूफ, फॉर्म 16। ज्यादातर रिटायरमेंट जो रिसिप्ट होती है वो फुल्ली और पार्शली टैक्स एग्जम्प्ट होती है, तो यहां पर डिपार्टमेंट जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, एक ही डॉक्यूमेंट पे आपका क्लियर कर देता है सोर्स। अच्छा, सेविंग का बैलेंस पड़ा हुआ है तो ध्यान रखिएगा हमेशा बैलेंस एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, आपकी बैलेंस बिल्ट ओवर द टाइम होना चाहिए, धीरे धीरे आपका बैलेंस बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार में ही आपने 50 लाख रुपए डाल दिए, ये नहीं चलेगा। रेगुलर इनकम हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए, यानी रेगुलर आईटीआर फाइल करेंगे तो बढ़िया रहेगा, आपका सेविंग का जो बैलेंस है वो एज ए प्रूफ माना जाएगा। अच्छा, सडन यहां पर लार्ज कैश डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, सडन लार्ज कैश डिपॉजिट हुआ यहां पर आपको नोटिस आ सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या मुझे यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो इन्वेस्टमेंट किया है, क्या मुझे आईटीआर में डिस्क्लोज करना है, क्या ये एआईएस टीआईएस में आएगा? आइए समझते हैं। दोस्तों, यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इन्वेस्टमेंट अब तक डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं होता था आईटीआर में, आईटीआर 1 आईटीआर 2 में ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस बार फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के अंदर सरकार ने नियम को बदल दिया है। अब आईटीआर 4 अगर आप भरते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ गया है, वहां पर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको फिगर डालना होगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपने निवेश क्यों ना किया हो, आपको डिटेल देनी पड़ेगी, चाहे आपने पिछले सालों में भी निवेश किया है, डिटेल यहां पर डालना जरूरी है अब आपको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दे दिया है। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन जो है वो आपके लिए दिया गया है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप अगर सेफ रहना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, सेविंग इन्वेस्टमेंट जो है, सीनियर सिटीजन सेविंग इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका कैपिटल डिप्लॉयमेंट होता है, आपकी इनकम नहीं होती है, तो 5 लाख, 15 लाख, 30 लाख एज ए इनकम आप नहीं डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, क्या डिक्लेयर और कर सकते हैं यहां पर? तो आप इंटरेस्ट इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, जो भी आपका पूरा टैक्सेबल होता है। अच्छा, इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाएंगे, टीडीएस अगर कुछ कटा है तो वो आपको मैच कर लेना। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट जो है अगर 80C का लेते हैं तो वहां पर आप 1.5 लाख रुपए तक का दिखा सकते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट सोर्स से भी यहां पर आप डिस्क्लोजर कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी अगर बेची है तो कैपिटल गेन आ गया। अच्छा, ये सोर्स हो गया आपका जिसके बेसिस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये सोर्स के माध्यम से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। एफडी सेविंग का इंटरेस्ट है वो प्रॉपर डिक्लेयर करें, रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, एग्जेम्प्ट इनकम है, ये सारी चीजें अगर प्रॉपर डिक्लेयर करते हैं तो आपकी एक तो इनकम यहां पर दिख रही है 20 लाख 30 लाख की, साथ में आपका इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, मैच होगा तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं अगर कभी भी नोटिस आती है, या कौन से डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखने हैं अगर आप निवेश कर रहे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, सेविंग बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, जो भी पैसा आपने ट्रांसफर किया है, तो सेविंग बैलेंस आपने क्लेम किया या सेविंग बैंक अकाउंट का जो पैसा है वो अगर आप ट्रांसफर करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, तो ये स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो डिपॉजिट रिसिप्ट है, जो पैसा आप जमा कर रहे हैं, या सर्टिफिकेट है, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, या पैसा जमा करते वक्त आपने एप्लीकेशन करी होगी, अकाउंट ओपन करने के लिए एप्लीकेशन करिए, पैसा डिपॉजिट किया होगा तो रिसिप्ट मिली होगी, तो वो रिसिप्ट अपने पास रखनी है। फिक्स डिपॉजिट अगर मैच्योरिटी का पैसा है तो फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी की जो रसीद आ गई,
एफडी इंटरेस्ट आ गया, टीडीएस सर्टिफिकेट आ गया कि कहां से पैसा सोर्स आ रहा है, रिटायरमेंट ऑर्डर हो गया, पेंशन है, सुपरएनुएशन या ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट का सैंक्शन लेटर आपके पास होना चाहिए, ईपीएफ पीपीएफ अगर आपने विड्रॉल किया है उसका स्टेटमेंट चाहिए, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी सेल डीड हो गई, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन शीट हो गया, आईटीआर की कॉपी, जो भी कैपिटल गेन आ रहा है, एग्जेम्प्ट इनकम आपकी आ रही है वो होनी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मैच्योरिटी हुई है, सरेंडर लेटर हो गया, गिफ्ट डीड अगर आपने रिलेटिव से पैसा लेकर डाला है तो डोनर का पैन हो गया, आईटीआर हो गई गिफ्ट केस के अंदर। अच्छा, बैंक क्रेडिट प्रूफ होना चाहिए कि चेक से दिया है, एनईएफटी से दिया है, तो चेक एनईएफटी ये भी सब होने चाहिए, एआईएस टीएस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये भी आप अपनी इनकम सारी दिखा सकते हैं, साथ में 26 एएस जहां से आप अपनी आईटीआर को मैच कर पाएंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास होने चाहिए, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, इसके रिगार्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट रखने होते हैं। अगर आपने प्रूव नहीं किया तो उस केस में जो भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अब तक ये मान के चल रहे थे कि ये आपके लिए टैक्स फ्री है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अनएक्सप्लेनेबल हुआ तो इस पर 117% टैक्स ले लिया जाएगा। यानी जो 30 लाख है वो तो सरकार लेगी, उसके अलावा भी 17% और ले लिया जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यानी 3.5 लाख रुपया और भी आपसे ले लिया जाएगा। तो टोटल ध्यान रखना है आपको कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, जहां से भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है एक्सप्लेनेबल सोर्स होना चाहिए। एक्सप्लेनेबल सोर्स हुआ तो उस केस में कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।